कभी ऐसा लगा है कि काश काश किसी के दिमाग में झांकने की कोई खिड़की होती। बिल्कुल। हम देख पाते कि उनके शब्दों के पीछे असल में चल क्या रहा है। और यही इंसानी संवाद की सबसे दिलचस्प पहली है, क्योंकि लोग अक्सर कहते कुछ है, महसूस कुछ और करते हैं, और उनका मतलब तो कुछ तीसरा ही होता है। शब्दों और सच्चाई के बीच का जो फासला है, यही सारी गलतफहमियों की जड़ है। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक दिलचस्प गाइड लगी है जो 7 साइकोलॉजिकल हैक्स का वादा करती है। हाँ, और दावा यह है कि इनकी मदद से किसी के भी व्यवहार और असली इरादों को समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद इन दावों को परखना है, ये समझना है कि क्या वाकई बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार के पैटर्न को डिकोड करके हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक बात पहले ही साफ कर लेनी चाहिए, यहाँ किसी जादू या कोई माइंड रीडिंग जैसी चीज की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुद्ध मनोविज्ञान, कम्युनिकेशन और गहरी ऑब्जर्वेशन का विज्ञान है। स्रोत भी यही कहता है कि ये तकनीकें सिर्फ किसी को पकड़ने के लिए नहीं है, अच्छा, बल्कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के टूल्स हैं जो रिश्तों से लेकर बिजनेस नेगोशिएशन तक, मतलब हर जगह काम आते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। शुरुआत उस सबसे आम स्थिति से करते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं। स्रोत का पहला बिंदु है लोग जो कहते हैं और जो सोचते हैं उसके फर्क को पहचानना। ये बुनियाद है। अगर हम इस पहले अंतर को ही नहीं पकड़ पाते तो आगे की सारी तकनीकें, आप कह सकते हैं, बेकार है। तो पहला कदम ये मानना है कि शब्द हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल। ये मुझे उस एक डिनर पार्टी की याद दिलाता है। मान लीजिए मेजबान ने थोड़ी जली हुई सब्जी परोस दी है और पूछ रहे हैं कैसी बनी है और सब एक साथ कहते हैं बहुत बढ़िया, जबकि सबके चेहरे की कहानी कुछ और ही होती है। हम सब ये करते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये फर्क अक्सर सामाजिक दबाव, हाँ, या किसी को नाराज न करने की इच्छा, हाँ, या कभी-कभी तो खुद अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करने के डर से आता है। हाँ, हम एक तरह का सोशल मास्क पहन लेते हैं ताकि सब कुछ आराम से चलता रहे। सही। स्रोत का पहला काम यही है कि वो हमें इस मास्क के पार देखना सिखाए। तो जब हम ये मान लेते हैं कि शब्दों पर 100% भरोसा नहीं करना है, तब हम उन दूसरे संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो ज्यादा सच्चे होते हैं, और यहीं से अशाब्दिक संकेतों यानी नॉन वर्बल क्यूज की दुनिया शुरू होती है, जिन पर हमारा नियंत्रण बहुत कम होता है। सही। हमारा जो सचेत मन है वो शब्दों को तो बड़ी खूबसूरती से गढ़ सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन शरीर के जरिए सच बाहर निकाल ही देता है। मतलब शरीर को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन। स्रोत में कुछ खास अशाब्दिक संकेतों की बात की गई है, जैसे बॉडी लैंग्वेज। हाँ, पर ये तो बहुत आम बात लगती है, जैसे कोई हाथ बांधकर खड़ा है तो वो डिफेंसिव है। हाँ। क्या ये इतना सीधा होता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, और स्रोत भी इस पर जोर देता है कि किसी एक संकेत को अकेले देखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हो सकता है किसी ने ठंड की वजह से हाथ बांध रखे हो, या शायद उसे ऐसी आदत ही हो। एक अकेले संकेत से नतीजा निकालना गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है सिग्नल क्लस्टर ढूंढना। सिग्नल क्लस्टर यानी संकेतों के समूह को देखना। मान लो कि व्यक्ति हाथ भी बांधे हुए हैं, वो आपसे नजरें भी चुरा रहा है और उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं। मानो वो भागने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। जब ये 3 संकेत एक साथ मिलते हैं तब ये एक ज्यादा भरोसेमंद कहानी बताते हैं कि वो व्यक्ति शायद उस बातचीत में असहज है। ये तो दिलचस्प है। मतलब हमें एक जासूस की तरह अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी है। एक तरह से हाँ। इसी से जुड़ा अगला बिंदु है आई कांटेक्ट। कहा जाता है आंखें झूठ नहीं बोलती, पर क्या यह हमेशा सच है? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन इसमें भी गहराई है। जैसे आमतौर पर माना जाता है कि नजरें चुराना झूठ की निशानी है। हाँ। लेकिन एक बहुत चालाक झूठा व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए जानबूझकर सामान्य से ज्यादा आई कांटेक्ट बनाकर रख सकता है ताकि वो ईमानदार लगे। और ये तो संस्कृति पर भी बहुत निर्भर करता है ना? बिल्कुल। कहीं नजरें मिलाकर बात करना आत्मविश्वास है, तो कहीं बड़ों से नजरें मिलाना असभ्यता। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और इसीलिए किसी भी संकेत को समझने से पहले उस व्यक्ति का बेसलाइन व्यवहार जानना जरूरी है। बेसलाइन मतलब वो आमतौर पर कैसे बात करता है, वो सामान्य बातचीत में कितना आई कांटेक्ट रखता है। जब आप उसके सामान्य व्यवहार को जान जाते हैं तभी आप सामान्य से किसी भी डिविएशन को पकड़ सकते हैं। समझ गई। बिना संदर्भ के हर संकेत अर्थहीन है। बिल्कुल। ठीक है, तो संदर्भ और क्लस्टर, ये 2 बातें बहुत जरूरी है। तीसरा संकेत है आवाज का लहजा।
शब्द वही होते हैं पर आवाज का उतार चढ़ाव पूरा मतलब बदल देता है। हाँ, जैसे कोई कहे क्या बात है, ये तारीफ भी हो सकती है। और ताना भी। सही। आवाज हमारी भावनाओं का सबसे सीधा प्रसारण है। जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारी आवाज की पिच बढ़ जाती है, गति तेज हो जाती है। जब दुखी होते हैं तो आवाज सपाट हो जाती है। तो हमें जो सुन रहे हैं उससे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि हम कैसे सुन रहे हैं। बिल्कुल, शब्दों के पीछे का संगीत अक्सर ज्यादा सच होता है। और चौथा और शायद सबसे आकर्षक संकेत है माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे पर पल भर के लिए आने वाले वो भाव। हाँ, और ये सचमुच आकर्षक हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन 1 सेकंड के 15वें या 25वें हिस्से के लिए चेहरे पर आते हैं। बस इतनी देर के लिए? हाँ, ये हमारी सच्ची भावना का एक, आप कह सकते हैं, अनैच्छिक रिसाव है, इससे पहले कि हमारा सचेत मन उसे छिपा पाए। कोई उदाहरण? जैसे कोई आपके प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है और मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर जलन या निराशा का भाव कौंध जाए, वही माइक्रो एक्सप्रेशन है। पर क्या इन्हें पकड़ना मुमकिन है? ये तो सुनने में ही बहुत थका देने वाला काम लगता है। मतलब किसी से बात करते वक्त उनके शब्दों पर ध्यान दें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और साथ में उनके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को भी स्कैन करें। ये तो मल्टीटास्किंग की हद हो गई। आपका कहना सही है, ये आसान नहीं है। रिसर्च बताती है कि बिना ट्रेनिंग के ज्यादातर लोग इन्हें पकड़ नहीं पाते। तो फिर? इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें अक्सर चेहरों की वीडियो को स्लो मोशन में देखना शामिल होता है, ताकि दिमाग इन क्षणिक भावों को पहचानने के लिए एक पैटर्न बना सके। अच्छा, एक मसल मेमोरी बनाने जैसा। बिल्कुल। लेकिन आंखों के लिए ये रोजमर्रा की बातचीत के लिए शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन किसी हाई स्टेक्स सिचुएशन में, जैसे कोई जरूरी इंटरव्यू या नेगोशिएशन, हाँ, वहां ये कमाल का टूल हो सकता है। समझ गए। लेकिन ये सारे अशाब्दिक संकेत तो सिर्फ लक्षण हैं। अगर हमें बीमारी की जड़ तक पहुंचना है तो हमें उन गहरी मनोवैज्ञानिक वजहों को समझना होगा जो ये लक्षणों को पैदा करती हैं। बिल्कुल सही। अब हम क्या हो रहा है से क्यों हो रहा है की तरफ बढ़ रहे हैं। और शायद यहीं पर स्रोत में बताए गए साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की बात आती है। एग्जैक्टली। ये ट्रिगर्स वो अदृश्य धागे हैं जो हम सब के व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित करते हैं। स्रोत में कई ट्रिगर्स का जिक्र है, लेकिन 2 बहुत दिलचस्प हैं। पहला है पारस्परिकता का सिद्धांत, रेसिप्रोसिटी। यानी अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम एक तरह से उसके एहसान तले दब जाते हैं और बदले में कुछ करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिद्धांत तब भी काम करता है जब हमें कोई ऐसी चीज दी जाए जो हम चाहते भी नहीं थे। अच्छा। किसी सेल्समैन ने आपको एक मुफ्त का पेन दिया, फिर भी आप उसकी बात सुनने के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूर महसूस करते हैं। इसी का इस्तेमाल मार्केटिंग और राजनीति में हर जगह होता है, और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो काफी शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। और दूसरा बड़ा ट्रिगर है सामाजिक प्रमाण, यानी सोशल प्रूफ। मतलब हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है तो हम मान लेते हैं कि वो अच्छा ही होगा। ये हमारी एक बुनियादी प्रवृत्ति है, सुरक्षित रहने की। हम मानते हैं कि भीड़ के साथ चलना ज्यादा सुरक्षित है। ये हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन क्या सोशल प्रूफ हमेशा सही दिशा में ले जाता है? कई बार तो भीड़ गलत भी होती है। आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। सोशल प्रूफ एक दोधारी तलवार है। जब ये हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है, जैसे रिसाइकलिंग, क्योंकि सब कर रहे हैं तो ये अच्छा है। पर लेकिन जब ये हमें बिना सोचे समझे किसी गलत विचारधारा या खतरनाक ट्रेंड को फॉलो करने पर मजबूर करता है, तो ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। इन ट्रिगर्स को समझना मतलब सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि हम खुद किन अदृश्य धागों से खिंच रहे हैं। बिल्कुल। और इन ट्रिगर्स के अलावा स्रोत व्यवहार के पैटर्न को ऑब्जर्व करने पर भी बहुत जोर देता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इसका मतलब है धैर्य रखना और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचना। किसी व्यक्ति के बारे में एक ही घटना के आधार पर राय बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत गलत भी। तो इसका मतलब है कि हमें देखना होगा कि कोई व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में लगातार कैसा व्यवहार करता है। क्या वो हमेशा तनाव में एक ही तरह से चुप हो जाता है? सही। ये खुशी में हमेशा बहुत जोर जोर से बोलता है। पैटर्न हमें एक व्यक्ति के व्यवहार का एक विश्वसनीय नक्शा देते हैं। ये हमें किसी एक घटना से गुमराह होने से बचाता है। बिल्कुल। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी एक मीटिंग में बहुत रूखा व्यवहार करता है। आप तुरंत सोच सकते हैं कि वो घमंडी है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखते हैं तो शायद आपको पता चले कि वो हमेशा डेडलाइन के दबाव में ही ऐसा करता है, और बाकी समय वो काफी मददगार रहता है। हाँ, इससे आपकी पूरी समझ ही बदल जाएगी। ये जल्दबाजी में किसी को लेबल करने से रोकता है और हमें ज्यादा निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। इतनी सारी जानकारी के बाद दिमाग थोड़ा घूम रहा है।
अशाब्दिक संकेत, क्लस्टर, बेसलाइन, मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स, पैटर्न। एक आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ इस सब का इस्तेमाल कैसे करें? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्ञान का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। स्रोत इन हैक्स को लागू करने की कुछ व्यावहारिक लाभ बताता है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। पहले लाभ की बात करते हैं। जाहिर है सबसे बड़ा फायदा है बेहतर रिश्ते बनाना। हाँ, जब सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी अनकही भावनाएं भी समझ रहे हैं, तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। इसे इमोशनल वैलिडेशन कहते हैं ना? बिल्कुल। जब आप किसी दोस्त से कहते हैं, तुम कह तो रहे हो कि सब ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो, तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। और इससे विश्वास की नींव मजबूत होती है। दूसरा लाभ जो प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत काम का है, नेगोशिएशन में बढ़त हासिल करना। हाँ, और तीसरा, दिखावा करने वाले या नकली लोगों को पहचानना। जब किसी के शब्दों और उसके शरीर की भाषा में लगातार तालमेल ना हो, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। हाँ, कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो चेतावनी क्या थी जिसका आपने जिक्र किया? चेतावनी है अमेच्योर साइकोलॉजिस्ट सिंड्रोम से बचने की। मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर हर किसी का विश्लेषण करना और उन्हें लेबल करना शुरू कर देना। ओह, तुमने हाथ बांधे, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, या तुमने नजरें चुराई, तुम झूठे हो। ये तो रिश्तों को बेहतर बनाने की बजाय तबाह कर सकता है। बिल्कुल। इन तकनीकों का इस्तेमाल सहानुभूति के साथ होना चाहिए, शक के साथ नहीं। मतलब लक्ष्य जासूस बनना नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार और संवेदनशील इंसान बनना है। सही। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की अनकही बातों को समझता है। और जब आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं, तो सामाजिक स्थितियों में आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि आप कम अनिश्चित महसूस करते हैं। बिल्कुल। अंत में स्रोत इन हैक्स को केवल चालाकी भरी तरकीबों के तौर पर नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले एक पूरे सिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब दूसरों को पढ़ने की कोशिश में हम असल में खुद को भी बेहतर ढंग से जानने लगते हैं। निश्चित रूप से। जब आप दूसरों में इन संकेतों की तलाश करते हैं, तो आप अपने खुद के संकेतों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज वही कह रही है जो मेरे शब्द कह रहे हैं? इस प्रक्रिया में आत्म जागरूकता अपने आप बढ़ जाती है। हाँ। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि दूसरों के मन को समझना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक कला है। इसे गहरी ऑब्जर्वेशन, धैर्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बुनियादी समझ से सीखा जा सकता है। और ये हैक्स हमें बेहतर कम्युनिकेटर, बेहतर दोस्त और शायद एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर आकर खत्म होता है। अगर हम इन तकनीकों का इस्तेमाल दूसरों के अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारी अपनी प्रामाणिकता, हमारी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्या